आज के अपने ब्यूरोक्रेट क्लास जो करंट और बेसिक दोनों से जुड़ी हुई है, उसके अंतर्गत एक नया टॉपिक है, वह है प्रतिकूल कब्जा, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे एडवर्स पोजेशन। प्रतिकूल कब्जा को हम अवैध कब्जा भी कह सकते हैं। प्रतिकूल कब्जा क्या है, इसकी क्या उचितता है, इसमें आगे कौन सी रिपोर्ट आई, क्या हुआ, इसे हमें विस्तार से पढ़ना है। प्रतिकूल कब्जा के अंतर्गत प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाएंगे। इस आधार पर प्रतिकूल कब्जा बेहतर ढंग से समझ में आ जाए, सुचारू रूप से आप समझें, तो इसके लिए प्रतिकूल कब्जा को मैंने 5 हेड पॉइंट्स में बांट रखा है। इन्हीं 5 हेड पॉइंट में आपको इसे समझना है। पहले नंबर में हम लोग लेंगे और वह है प्रतिकूल कब्जा की अवधारणा, यानी इसमें हम ये देखेंगे प्रतिकूल कब्जा क्या है, कैसे है, यह विचार क्या है, अवधारणा। ये तो पहले नंबर होगा। दूसरे नंबर में हम लोग देखेंगे प्रतिकूल कब्जा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, तो दूसरे में हो जाएगा प्रतिकूल कब्जा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। 5 भागों में इसे बांटेंगे, क्योंकि प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में किसी भी पाठ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसे हम 5 भागों में अगर सहूलियत के दृष्टिकोण से देखें, बांटे, समझें, तो शायद प्रतिकूल कब्जा की अवधारणा पूरी तौर से समझ में आ सकती है। नंबर तीसरा हम ले लेंगे प्रतिकूल कब्जे पर 22वें विधि आयोग की 280वीं रिपोर्ट। तो प्रतिकूल कब्जा पर 22वें विधि आयोग, लॉ कमीशन विधि आयोग की 280 नंबर वाली है, क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रारंभिक परीक्षा में। 280वीं रिपोर्ट, 280 नंबर की रिपोर्ट आ गई, ये तीसरा नंबर होगा। चौथा नंबर है प्रतिकूल कब्जे के विरुद्ध तर्क। आपका आईएएस में मुख्य परीक्षा में इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा, वह आप ये मानकर चले कि प्रतिकूल कब्जा के विरुद्ध या प्रतिकूल तर्क क्या है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और चूंकि मैंने जब ये क्लास का करंट की ब्यूरोक्रेट क्लास है, चूंकि यह प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा दोनों से और करंट और बेसिक को जोड़ करके, इसलिए इसमें पूरी तौर से ध्यान रखा गया है कि मुख्य परीक्षा में क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चौथा है प्रतिकूल कब्जे के विरुद्ध तर्क। तो चौथे नंबर में प्रतिकूल कब्जे के विरुद्ध तर्क। अभी ये शब्द और शब्दों का भाव कठिन लगता है, हम लोग थोड़ा अंदर चलेंगे तो शायद ये और समझ में आएगा और सरलतम से सरलतम दृष्टिकोण इसमें विकसित हम कर सकते हैं। और 5वां नंबर आ गया निष्कर्ष। हम लोग 5वें में निष्कर्ष पर चलेंगे, ये है क्या और क्या होना चाहिए, 5 भागों में हमने बांट रखा है। अब प्रतिकूल कब्जा की हम पहला बिंदु लेते हैं, फर्स्ट पॉइंट आया प्रतिकूल कब्जा की अवधारणा। अवधारणा का मतलब होता है विचार, अर्थात प्रतिकूल कब्जा का विचार आया कैसे, क्यों आया, क्या कारण रहा। तो ये सारे बिंदुओं की चर्चा हम प्रतिकूल कब्जा की अवधारणा पर करेंगे। तो अभी हम लोग उठाते हैं और पहले पॉइंट को, प्रतिकूल कब्जा की अवधारणा। इस प्रतिकूल कब्जा की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ एडवर्स पोजेशन, सबसे पहली बात यह आती है कि प्रतिकूल कब्जा सामान्यतः यह देखा गया है कि एक व्यक्ति जिसके नाम वो जमीन है, जिसके नाम रजिस्ट्री है, जो उसका मालिक है, वास्तव में कागजी रूप से, कानूनी रूप से, तो जो व्यक्ति कानूनी रूप से उसका मालिक है, उसके पास प्रॉपर्टी के कागजात हैं, तो यह देखा गया है सामान्यतः है कि वही व्यक्ति अपनी संपत्ति पर कब्जा करता है। और ये एक नेचुरल, एक जस्टिस भी है, एक प्रकार का प्राकृतिक न्याय है कि जो मेरा है वह मेरा है, जो तेरा है वो तेरा है। यानी व्यक्ति को ये सोचना चाहिए जो उसके पास है वह उसी का है
और उसे अपने में ही पूरी तौर से अधिकार रखना चाहिए। वहां अगर कोई व्यक्ति है, उसके पास उसकी जमीन है, उसके नाम है, कागज है, तो एक्चुअली में कब्जा नहीं करता है, वो अधिकार पूर्ण रखता है। तो सामान्यतः व्यक्ति अपने नाम की संपत्ति को अधिकार पूर्ण से रखता है और अपने पास रखता है, यही हमारा नियम है। लेकिन यह भी देखा गया है कि लोग अपने अपने जमीन पर अधिकार रखे हुए हैं, कुछ जमीन खाली पड़ी। अगर कोई जमीन खाली पड़ी है तो हमारा न्याय कहता है, सामाजिक न्याय या प्राकृतिक भी कहा जा सकता है, क्योंकि सामाजिक न्याय की अवधारणा प्राकृतिक आधार पर बनती है। तो न्याय पक्ष यह कहता है कि अगर जमीन खाली पड़ी है तो वो क्यों खाली पड़ी, उस जमीन का लाभ लिया जाना चाहिए। अब जब लाभ लिया जाना चाहिए और वो खाली पड़ी हुई है एक जमीन, तो निश्चित बात है कोई दूसरा व्यक्ति कब्जा करेगा जिसकी नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं एक यह विचार भी है कि दूसरा व्यक्ति दूसरे की जमीन पर कब्जा करता है तो इसे न्यायालय सुनेगा और उस गलत कब्जे को भी न्याय प्रदान कर सकता है। तो प्रथम बात यह कि व्यक्ति अपनी संपत्ति अपने अधिकार में रखता है, लेकिन अगर संपत्ति जमीन कहीं पड़ी है, भूमि खाली पड़ी है, तो नियम और न्याय ये कि वो खाली ना पड़ी रहे, उसका उपयोग किया जाए और वो समाज के प्रयोग में आए। तो यदि कोई जमीन खाली है, कोई भूमि खाली पड़ी है, अब दूसरा व्यक्ति जाता है, उस पर कब्जा करता है, उसको अपने अधिकार में ले लेता है और कुछ दिनों बाद पता चला कि वह किसी और के नाम है, किसी और के नाम सरकारी दस्तावेज में दर्ज है, तो अब यह माना जाएगा कि दूसरे व्यक्ति ने दूसरे की संपत्ति पर कब्जा कर लिया। तो जो दूसरा व्यक्ति जाकर कब्जा कर लिया उसके नाम भी नहीं है, सरकारी दस्तावेज में भी नहीं है, लेकिन उसने खाली पड़ी जमीन देखा और उसने जमीन पर कब्जा कर लिया और वहां रहने भी लगा, वहां पर अपना पशुपालन करने लगा और भी काम करने लगा। तो जब उसने कब्जा कर लिया, यही कब्जा है अवैध कब्जा और इसी को हम कहेंगे प्रतिकूल कब्जा। तो प्रतिकूल कब्जा है क्या? जब कोई व्यक्ति दूसरे की सहमति के बिना, दूसरे की बिना जानकारी के दूसरी की भूमि पर कब्जा कर लेता है, तो ऐसे गलत ढंग से किए गए कब्जा को हम प्रतिकूल कब्जा कहेंगे। तो यहां दो बातें आती हैं कि एक व्यक्ति जमीन के मालिक की सहमति भी नहीं ली और जमीन के मालिक को पता भी नहीं है, उसे जानकारी भी नहीं है, यानी बिना उसको सूचना दिए, बिना उसे जानकारी दिए हुए, बिना उसकी सहमति लिए हुए और एक व्यक्ति ने उसकी संपत्ति पर कब्जा कर लिया और उसे उपयोग में ला रहा है, यही है अवैध कब्जा, यही है प्रतिकूल कब्जा, यही है एडवर्स पोजेशन। अच्छा, उसने क्यों किया? इसलिए किया कि वह जमीन खाली पड़ी थी और हमें यह एक दृष्टिकोण विकसित हुआ कि क्यों खाली पड़ी है, उसका लाभ लेना चाहिए, कोई भी व्यक्ति ले, उसने लिया। लेकिन अगर न्यायपालिका के दृष्टिकोण में देखा जाए ये तो गलत है, लेकिन यह एक अवधारणा विकसित हुई कि क्यों खाली पड़ी। अगर संपत्ति का मालिक नहीं उसका उपयोग कर रहा तो दूसरा कर रहा है। अब यहां पर बात आ गई कि एक प्रतिकूल कब्जाधारी है और एक उस संपत्ति का मालिक है। अब दोनों में अगर किसी भी प्रकार का मुकदमा आता है, किसी भी प्रकार का केस प्रकरण आता है, तो न्यायालय में जाएगा। अब न्यायालय यह देखेगा कि जमीन किसे दी जाए, वास्तविक कागजधारी को, वास्तविक संपत्तिधारी को या कब्जाधारी को। प्रथम दृष्टया आपको यही लग सकता है कि उसने कब्जा ही क्यों किया दूसरे की संपत्ति पर, लेकिन यह कहा गया कि जमीन क्यों बेकार पड़ी है, उपयोग में लाया जाए। अगर संपत्ति का मालिक नहीं ला रहा तो दूसरा व्यक्ति लाने के लिए कब्जा किया, चाहे रहने के लिए हो या व्यवसाय के लिए या अन्य कामों के। अब यहां पर जब यह विचार गया
कि वास्तव में अब किसे दी जाए। लेकिन एक और बात ध्यान देना है कि जो उस व्यक्ति ने कब्जा कर रखा है अवैध रूप से, जिसे प्रतिकूल कब्जा कहेंगे, तो कब्जा होना कैसा चाहिए? वह कब्जा शत्रुतापूर्ण होना चाहिए। मतलब दूसरे ने इसलिए कब्जा किया है कि मैं हड़प लूंगा। हां, यह बात जरूर है कि दूसरे व्यक्ति ने जो कब्जा किया है वह पहले वाले यानी संपत्तिधारी या मालिक की सहमति नहीं ली और ना ही उसको संज्ञान में लाया, ना उसे बताया, अर्थात उसे जानकारी नहीं है। लेकिन जब कब्जा किया तो उसका विचार ही था कि मैं कल का अपनी संपत्ति बना लूंगा, फिर उसे नहीं दूंगा, अर्थात उसके अंदर एक भाव था शत्रुतापूर्ण। तो यदि कब्जा शत्रुतापूर्ण रूप में यानी बिना सहमति के और शत्रुतापूर्ण है कि मैं ले लूं और अभी से नहीं बताता हूं, कल ये मेरी हो जाएगी, तो उसका प्रतिकूल कब्जा या अवैध कब्जा नंबर 1 शत्रुतापूर्ण होना चाहिए। दूसरी बात हम ये लेते हैं वो निरंतर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 1 साल कब्जा है फिर कोई और कर लिया, फिर उसके बाद 3 साल बाद कब्जा हुआ फिर कोई और कर लिया ना। जो प्रतिकूल कब्जा है, किसी दूसरे व्यक्ति ने अवैध रूप से कब्जा रखा तो निरंतर लंबे वर्षों तक करता रहा, शत्रुतापूर्ण हो, इरादा गलत हो, निरंतर हो। और उसके बाद आता है कि निर्बाध है। एक शब्द आता है निर्बाध, मतलब उसने जो कब्जा किया है तो कोई भी आज तक व्यक्ति नहीं आया जो ये कहे मेरी जमीन है, मेरी जगह है, खाली करो। कोई आया ही नहीं है, कोई देखने वाला ही नहीं, मतलब वो लवारिस जमीन पड़ी है, खाली पड़ी है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई उसका मालिक आया ही नहीं। तो निर्बाध यानी बाधा किसी ने न खड़ी की हो, यानी कोई आकर ये न कहे कि मेरी जमीन है। किसी ने यह आवेदन न किया हो पुलिस स्टेशन में कि मेरी जमीन पर कब्जा किए, यानी निर्बाध हो। इसका मतलब यह साबित होता है कि जो जमीन पड़ी है कोई पता ही नहीं किसकी है, लंबे समय से पड़ी है, ना कोई आता न जाता, ना उसका मालिक का पता, और उस पर उसने कब्जा कर रखा, तो निर्बाध है। किसी ने आज तक बाधा उत्पन्न न की हो कि मेरी जमीन है, तो निर्बाध हो। अगली बात आती है कि शांतिपूर्ण। शांतिपूर्ण का आशय यह है कि मालिक और अवैध कब्जाधारी के बीच में किसी भी प्रकार की तकरार, झगड़ा, लड़ाई आदि ना हुई हो, अर्थात वो जमीन पड़ी है, पता ही नहीं मालिक कहां है, कौन है, और एक व्यक्ति जाकर कब्जा कर लिया है, तभी तो शांतिपूर्ण होगी। और जब ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति लंबे समय तक कब्जा रखे है जबकि उसके नाम वो जमीन नहीं, बस कब्जा कर लिया है, 1 साल बीता, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 12 साल बीत गए, अब भी कोई नहीं विरोध कर रहा, तो जब ये कर लिया है तो न्यायालय भी सोचता है कि कोई नहीं पूछने वाला और वो जमीन का उपयोग करता है, तो भले उसके नाम ना हो, लेकिन इतना तो न्याय कहता है कि उसे उस जमीन को पाने के लिए न्यायालय जाने का अधिकार है। और अगर न्यायालय साबित कर देगा कि हां तुम ले सकते हो, तो फिर वो जमीन का मालिक भी हो जाएगा। यानी लंबे समय तक इस स्थिति में रहने वाला व्यक्ति और अवैध रूप से अगर कब्जा किए है तो वह इतना अधिकार रखता है कि न्यायालय के सामने अपनी बात रखे। न्यायालय यह नहीं कहेगा कि तुमने अवैध किया है और तुम्हें बात रखने का हक नहीं, उसे हक है। हमारा परिसीमन अधिनियम 1963 कहता है कि वो अधिकार देता है कि हां वो न्यायालय जाए। अब जब न्यायालय जाएगा तो न्यायालय साबित करेगा कि वास्तव में उसकी है या वास्तविक मालिक की। अच्छा, बात यहां पर आती है कि जमीन अगर प्रतिकूल कब्जे में है यानी अवैध कब्जे में है, तो वह 2 प्रकार की जमीन हो सकती है। एक निजी संपत्ति हो सकती है, एक सरकारी संपत्ति। यह भी हो सकता है कि अवैध कब्जाधारी जिसने प्रतिकूल कब्जा ले रखा है वो किसी एक व्यक्ति की संपत्ति हो, जमीन हो। तो जब व्यक्ति की होगी तो निजी संपत्ति मानी जाएगी। और यह भी हो सकता है कि प्रतिकूल कब्जाधारी वह किसी सरकारी जमीन पर कब्जा किए हो,
दोनों स्थितियां हो सकती हैं। अब ऐसी स्थिति में हम ये देखें कि जब दो स्थितियां लेते हैं तो कैसे और किस रूप में यानी वह बात सही साबित होगी और उसे वह जमीन कब मिलेगी, किस परिस्थिति में मिलेगी, तो यह बात भी यानी उसे देखना है और समझना है। तो हम ये देखें, अगर एक व्यक्ति किसी की निजी भूमि को निरंतर 12 साल से अधिक समय तक अवैध कब्जा किए है, प्रतिकूल कब्जा किए हैं, 12 साल बीत चुके हैं, तो उसे हक मिल गया है, अधिकार मिल गया है कि उस संपत्ति का मालिक बनने के लिए न्यायालय पहुंचे और वह सरकारी दस्तावेज तैयार कराए। इसका मतलब यह है कि प्रतिकूल कब्जाधारी निजी संपत्ति को 12 वर्ष से ज्यादा समय तक निर्बाध रूप से, शांतिपूर्ण रूप से इन परिस्थितियों में अगर वो कब्जा किए हैं तो वह उस निजी संपत्ति का मालिक बनने के लिए न्यायालय की शरण ले सकता है। रही बात अगर सरकारी संपत्ति की, तो अगर कोई एक व्यक्ति है वह किसी जमीन पर अपना कब्जा किया है, प्रतिकूल कब्जा है, आप तक कोई कहने नहीं आया कि उस जगह को छोड़े, उस जमीन को खाली करें, उस भूमि पर न रहे, कोई नहीं आया और उसे भी नहीं पता है किसकी है, बस कब्जा है, निर्बाध है, शांतिपूर्ण है। अगर ऐसा कब्जा 30 साल से, मान लिया वो सरकारी जमीन है और 30 साल से अधिक समय हो गया है और उस सरकारी जमीन पर 30 साल से अधिक समय तक निर्बाध और शांतिपूर्ण ढंग से वह अशत्रुतापूर्ण ढंग से उस पर 30 वर्ष से ज्यादा कब्जा किए है सरकारी जमीन पर, तो उसे इतना अधिकार मिल गया है कि वह कोर्ट के माध्यम से यह साबित करे कि अब उसे हक मिल जाए और वही मालिक बन जाए, यह उसे अधिकार मिलता है। इसका मतलब यह कि प्रतिकूल कब्जा साबित करने के लिए, प्रतिकूल कब्जा को अपने कब्जे वाली जमीन को अपने अधिकार में लेने के लिए दो प्रकार की जमीन का उपयोग हो सकता है, दो प्रकार की भूमि का उपयोग हो सकता है, निजी और सरकारी। लेकिन निजी भूमि पर 12 वर्ष से अधिक का कब्जा होना चाहिए, सरकारी भूमि पर 30 वर्ष से अधिक का कब्जा होना चाहिए, तो यह कब्जा कर सकता है। इसका मतलब है कि ये प्रतिकूल कब्जा की जो अवधारणा है, अवधारणा वह यह कहती है कि जमीन अगर पड़ी है और भूमि पड़ी है तो उसका उपयोग होना चाहिए, और अगर उसके मालिक कभी उपयोग करने नहीं आता, न कभी पाया गया न देखा गया, तो कोई दूसरा व्यक्ति उस पर अगर प्रतिकूल कब्जा करता है तो वह किए है निर्बाध रूप से, शांतिपूर्ण रूप से, इसका मतलब 12 वर्ष तक और 30 वर्ष तक, तो अब वह अपने अधिकार में, कागजातों में लाने के लिए प्रक्रिया निभा सकता है। यह क्यों प्रतिकूल कब्जा है? तो बस एक यही बात है, भूमि का उपयोग किया जाना चाहिए, अगर वो खाली पड़ी है तो मालिक ने नहीं किया तो दूसरा कर सकता है, और अगर दूसरा इतने लंबे समय तक 12 साल या 30 साल तक करता है और कोई बाधा उत्पन्न नहीं हुई, तो यह माना जाएगा कि उस जमीन का मालिक उसके प्रति सजग नहीं है, या यह भी माना जाएगा वह उसे आवश्यकता नहीं है या उसके संज्ञान में नहीं है, तो इसका मतलब दूसरे व्यक्ति के उपयोग में आ जाए। इसलिए प्रतिकूल कब्जा की अवधारणा आती है और इस बारे में चर्चा परिचर्चा शुरू हुई। इसका मतलब प्रतिकूल जो कब्जा है, प्रतिकूल कब्जा एक कानूनी अवधारणा है, यानी कानून के अंतर्गत इसका उपयोग होता है कि यह सही है, गलत है, क्यों, तो एक कानूनी अवधारणा के रूप में आती है। रही बात, इसमें हमें इतना पता है कि वास्तव में जो प्रतिकूल कब्जा है, चूंकि संपत्तिधारी को, मालिक को की सहमति नहीं ली गई, उसे जानकारी नहीं दी गई, और हम ये कह सकते हैं इस आधार से अगर हम सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखें तो यह अवधारणा तो वास्तव में अनुचित है, ये उचित नहीं है,
यह नैतिक भी नहीं है, यानी अनैतिक है, तो यह अनुचित है, अनैतिक। यह मान सकते हैं कि सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण से और लोगों की दृष्टिकोण से, हमारी जो संस्कृति है उसके दृष्टिकोण से यह अनैतिक है और यह अनुचित है, क्योंकि हम दूसरी की संपत्ति पर बिना बताए हमने कब्जा किया, यह गलत है। लेकिन कानूनी रूप से इस अवधारणा को स्वीकृति दी गई है, इसलिए सामाजिक सांस्कृतिक रूप से अनुचित हो सकती है, लेकिन कानूनी रूप से इस अवधारणा को यानी यथार्थ और न्यायपरक माना गया है, स्वीकृति दी गई है, इसलिए स्वीकृति के आधार पर यानी यह आगे बढ़ेगा। अब हम यहां पर देखें कि दूसरी अब परिस्थिति लेते हैं, दूसरा पॉइंट हम लेते हैं, और दूसरे पॉइंट में आया प्रतिकूल कब्जा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। यानी प्रतिकूल कब्जा क्या अभी है या पहले से था, वैश्विक दृष्टिकोण क्या है, क्या प्रतिकूल कब्जा की कहानी ये चली आ रही है, पृष्ठभूमि क्या है। तो देखिए एक बात ध्यान देना है, अगर मैं पृष्ठभूमि में बहुत पीछे चलूं, मैं हॉब्स, लॉक, रूसो यानी राजनीति विज्ञान के 3 महाविद्वान हॉब्स, लॉक, रूसो तीनों सामाजिक समझौते का सिद्धांत देते हैं, और तीनों ने सामाजिक समझौते के सिद्धांतों में अलग अलग दिया है, और उनके अलग अलग कुछ डिसीजन भी हैं, अलग अलग कुछ सिद्धांत के भाव भी हैं, नियम भी हैं, लेकिन तीनों का नाम है सामाजिक समझौता का सिद्धांत, सामाजिक समझौता का सिद्धांत, सामाजिक समझौता का सिद्धांत तीनों ने दिया। लेकिन सामाजिक समझौता के सिद्धांत में तीनों ने प्राकृतिक अवस्था का उल्लेख किया। अगर मैं हॉब्स की बात करूं तो हॉब्स क्या कहते हैं, हॉब्स कहते हैं कि जब हमारा समाज शुरू होता है तो मानव प्राकृतिक अवस्था में था, और धीरे 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 मानव आज हमारी इस सामाजिक स्थिति में आया है। और हॉब्स से कहते हैं जब प्राकृतिक अवस्था में था तो प्रकृति जैसे ही था, वह प्रकृति जैसे ही था। और यदि हम देखें, जैसे प्रकृति में पशु आदि लड़ते हैं, खाते हैं, सोते हैं, जो प्राकृतिक व्यवहार करते हैं, तो मानव भी प्राकृतिक व्यवहार करता था, झगड़ालू था, लड़ने वाला था, द्वेष भाव वाला था, और बाद में सामाजिक बनता है। लेकिन हॉब्स क्या कहता है, कोई एक दिन रहा होगा जिस दिन जंगल में किसी एक व्यक्ति ने कोई लकड़ी उठाकर रेखा खींची होगी और कहा होगा कि यह मेरा है। That was the first time when first person was to line in the land of the forest and told that this region, this area is of mine. That was the first day. This happening was happening in forest, in the wild situation, natural situation of human early age. That was explained by Hobbes. और उसी समय से यह मेरा है, यह मेरी भूमि है, कब्जे का काम चला रहा है। अगर मैं यहां पर मैं कहूं कि यहां पर कब्जा, तो कब्जा बहुत प्राचीन समय से है और चला रहा है। इसी तरह लॉक है, रूसो है, प्राकृतिक अवस्था की बात करते हैं। इसका मतलब कब्जा करना, और आपने विश्व इतिहास में देखा, एक देश ने दूसरे देश पर कब्जा किया, शत्रु देश ने शत्रु देश पर, एक दूसरे पर करते आ रहे हैं। यह हमारे पड़ोसी भी प्राचीन समय से कब्जा करते आ रहे हैं। यह सामान्य मानव व्यवहार है। किंतु अवधारणा के रूप में अगर इसकी पृष्ठभूमि देखें, अवधारणा के रूप में मतलब एक विचार के रूप में, एक सरकारी या कानूनी प्रक्रिया के रूप में अगर देखें, और हमें जब पृष्ठभूमि देखनी है तो हमें एक अवधारणा के रूप में ही देखना है, एक हमें न्यायिक निर्णय के रूप में देखना है, कानूनी दृष्टिकोण से देखना है। तो इसकी ऐतिहासिकता, इसका मतलब ये कि क्या कब्जा यानी प्रतिकूल कब्जा के संबंध में कोई नियम कानून बने थे। तो इस दृष्टिकोण से अगर हम फर्स्ट पॉइंट लेते हैं तो फर्स्ट पॉइंट ये कि लगभग 2000 साल पहले, यानी 2000 ईसा पूर्व,
यानी करीब 4000 साल से अधिक वर्ष पहले की बात अगर आज से देखें तो 2000 ईसा पूर्व में एक हम्मुराबी संहिता थी। संहिता मतलब है कानून की बुक, हम्मुराबी संहिता। और ये संहिता थी 2000 ईसा पूर्व यानी बीसी बिफोर क्राइस्ट, 2000 ईसा पूर्व यह थी हम्मुराबी संहिता। इस हम्मुराबी संहिता में 2000 साल वाली में इसमें प्रतिकूल कब्जा के बारे में चर्चा की गई। देयर इज द डिस्कशन, देयर इज द टाइटल अबाउट द एडवर्स पोजीशन बिफोर बीसी 2000 इन द कोड ऑफ हम्मुराबी, हम्मुराबी संहिता में दिया गया। तो इसकी ऐतिहासिकता देखें कि ये लगभग 4200 यानी 4000 साल पहले भी ऐसा रिकॉर्डेड मिल रहा है, यानी एक पुस्तक के रूप में, संहिता के रूप में, कानूनी प्रक्रिया के रूप में। हाफिज ऑफ रूस से तो मान लिया 16-17वीं शताब्दी की बात करें, लेकिन हम एक यहां उदाहरण के रूप में हम पाते हैं कि यह यहां पर विद्यमान है। दूसरा बिंदु हम देखते हैं और इसमें एक उदाहरण को लेते हैं, संपत्ति परिसीमन अधिनियम 1874 आता है। संपत्ति परिसीमन अधिनियम, संपत्ति परिसीमन अधिनियम और यह जो 1874 का अधिनियम है यह इंग्लैंड का अधिनियम है 1874 का। तो वहां पर 1874 में इंग्लैंड में एक कानून बनाया गया और वो कानून ये था कि संपत्ति की सीमा किसकी कितनी है। मान लिया 10 लोग हैं तो इसकी संपत्ति की सीमा यहां तक है, फिर यहां से दूसरे की शुरू हुई, तीसरे की, तो उनकी सीमा निर्धारित करने के लिए, लिमिटेशन निर्धारित करने के लिए एक आया प्रॉपर्टी लिमिटेशन एक्ट 1874 इन इंग्लैंड। तो यह भी इंग्लैंड में आता है, यह भी इसकी ऐतिहासिकता। देखिए एक बात ध्यान देना है, क्योंकि आज आपके आईएएस में, मेंस में जो करंट के घटनाएं हैं, चाहे वह इतिहास की हो, भूगोल की हो, राज्य व्यवस्था की हो, अर्थव्यवस्था की हो, विज्ञान की हो, किसी भी प्रकार, तो उन घटनाओं को, करंट की घटनाओं को जोड़ करके और उनसे जुड़ा हुआ अगर वह विज्ञान का है तो विज्ञान के बेसिक जीएस से जोड़ लेंगे, अगर राज्य व्यवस्था की घटना है तो पॉलिटी से जोड़ लेंगे, विज्ञान भूगोल की घटना है तो भूगोल से जोड़ लेंगे। तो करंट की घटना को संदर्भित विषय से जोड़ करके और फिर मेन का क्वेश्चन बनता। अब ऐसी स्थिति में जिस बच्चे को, जिस कंप्यूटर को, जिस एस्पिरेंट को उसे करंट की घटना तैयार हो और करंट की घटना अगर किसी कोच और मेंटर ने इस रूप में तैयार कराया है कि बेसिक से जोड़कर कराया है तो मेन का अच्छा उत्तर लिख सकता है। और यही कमीशन की एक खासियत है। तो यहां पर आपको ध्यान देना है, हो सकता है क्वेश्चन पूछे मेंस में और वह आ जाए कि प्रतिकूल कब्जा की अवधारणा क्या है। तो बखूबी आप 4-6-10 लाइन में लिख सकते हैं, समझा सकते हैं, व्यवहारिक उदाहरण देके समझा सकते हैं। अगर वो कहता है कि प्रतिकूल कब्जा की अवधारणा क्या है और इसकी ऐतिहासिकता पर नजर डालें, तो ऐतिहासिकता पर अगर 2-3 अधिनियम भी आप लिख देते हैं तो सफिशिएंट माना जाएगा कि आपने ध्यान रखा है। सपोज दैट, अब जैसे ऐसा क्वेश्चन आया कि प्रतिकूल कब्जा की अवधारणा क्या है, इसकी ऐतिहासिकता पर दृष्टि डालें और क्या यह कानून सम्मत है। एक तरह से देखा जाए ये प्रश्न इंडियन पॉलिटी का है, आप नकार भी नहीं सकते हैं, लेकिन यह जरूर कह सकते हैं कि इंडियन पॉलिटी का जो हमने पढ़ा था सिलेबस मेंस में, उस सिलेबस का नहीं पूछा गया है, पता नहीं कहां का पूछा गया है। तो कहां का पूछा गया है नहीं, कमीशन कहता है जो सिलेबस हमने दिया है, तो सिलेबस से अगर साल भर के अंदर, ज्यादा नहीं साल भर के अंदर अगर सिलेबस से जुड़ी हुई कोई घटना घटित होती तो उस जुड़ी हुई करंट की घटना को सिलेबस से जोड़कर हम पूछेंगे। तो अगर वो ऐसा बोल चुका है, और उसी के लिए मैंने ब्यूरोक्रेट क्लास डेवलप की है जिसमें बेसिक रहेगा और प्लस करंट रहेगा। ब्यूरोक्रेट, सी यानी करंट, बी से बेसिक। तो ब्यूरोक्रेट क्लास को हम, अगर कमीशन यही डिमांड करता है, इसी रूप में मेंस में क्वेश्चन बनते हैं, तो क्यों ना हम करंट के जीएस को हम बेसिक जीएस से जोड़कर पढ़ें
उसी संदर्भ में यह क्लास मैंने मैन्युफैक्चर किया, इसको फॉर्मेट किया और उसी रूप में हम चल रहे हैं। तो असाइनमेंट्स का पूछा जा सकता है। साथ में प्री में क्या पूछा जा सकता है कि ये अवधारणा का आशय क्या है, यह पूछा जा सकता है। यह भी हो सकता है कि इंग्लैंड में कब बना था परसिमन अधिनियम, यह प्री का क्वेश्चन बन सकता है 1874। और सबसे बड़ी बात, अभी जब मैं तीसरे बिंदु पर चलूंगा वहां भी मेंस का क्वेश्चन बनेगा और प्री का बनेगा। हम इसको इस तरह से हर पक्ष को जोड़ करके पढ़ें और इसे समझें कि प्रतिकूल कब्जा की अवधारणा से संदर्भित करंट और बेसिक सब कुछ आप अपना हो जाए और कहीं के किसी भी बिंदु को जोड़कर अगर मुख्य परीक्षा का प्रश्न बनता है तो आप लेखबद्ध कर सकें और प्रारंभिक परीक्षा का बनता है तो तथ्य और अवधारणा का सही जवाब भी दे सकें। तो यह संपत्ति परिसीमन अधिनियम 1874 अस्तित्व में आया, इंग्लैंड में बना। अब मैं अगर भारत की बात करता हूं तो भारत में एक अधिनियम बनता है परिसीमा अधिनियम 1963। भारत में बनता है परिसीमा अधिनियम 1963। यह भारत में है, इंग्लैंड में 1874 में था, भारत में 1963 में आया। लिमिटेशन एक्ट है 1963। अब जो ये एक्ट आया तो अब आप देखिए, अगर पूछता है कमीशन, देखिए ध्यान देना है, मुख्य परीक्षा में अगर क्वेश्चन बनाता है तो ये जानना चाहता है कि इसके संबंध में थोड़ा बहुत ज्ञान है कि नहीं। जरूरी नहीं कि बहुत तथ्य आप दे दे। अगर आपने यहां पर प्रतिकूल, क्योंकि वहां 150-200 शब्दों में लिखना है, 125 शब्दों में लिखना है और एक प्रश्न में 2-3 बातें पूछता है, एक प्रश्न 2-3 पार्ट में बटा होता है, तो बट नेचुरल 3 पार्ट में है तो 50 शब्द ही एक पार्ट में आएगा, 150 का है। अगर प्रतिकूल कब्जा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पूछा, आप हाफ लाख रूसों का नाम भी दे दें पर्याप्त है, नहीं भी देते हैं तो अगर 3 अधिनियम आप दे देते हैं तो मान लिया जाता है कि आपने यहां पर इसकी ऐतिहासिकता को समझ लिया है और ऐतिहासिकता आपको पूरे समझ में आ चुकी है, तो ये 3 पर्याप्त है। अब भारत का परिसीमा अधिनियम 1963 आया। अब यह आपके मुख्य मुद्दा इसमें है, प्रश्न बन सकता है कि परिसीमा अधिनियम, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रतिकूल कब्जा के संबंध में न्यायिक निर्णय या कानूनी निर्णय भारत के किस अधिनियम के अंतर्गत दिए जाते हैं। तो परिसीमा अधिनियम 1963 के अंतर्गत। अगर कोई है अवैध कब्जाधारी या प्रतिकूल कब्जाधारी है तो निश्चित बात है वह परिसीमा अधिनियम 1963 के प्रावधानों के अंतर्गत न्यायालय की शरण लेगा और सही साबित पाए जाने पर वह प्रतिकूल कब्जाधारी ही वास्तविक संपत्तिधारी भी बन जाएगा 1963 के तहत। अब आपकी ये जुबा में होना चाहिए, जिह्वा में होना चाहिए कि एक परिसीमा अधिनियम 1963 भी है, कभी भी इसका वर्ष पूछा जा सकता है। चूंकि ये चर्चा का बिंदु है तो यह प्रश्न पूछा जा सकता है। अब दूसरे बिंदु को हम समाप्त करते हैं। प्रतिकूल कब्जे को 5 बिंदुओं में हमें अध्ययन करना था, तो 2 बिंदु तो हम लोगों ने यहां पर विश्लेषण किया। अब देखते हैं इसका तीसरा पार्ट, और तीसरा है प्रतिकूल कब्जा पर 22वें विधि आयोग की 280वीं रिपोर्ट। प्रतिकूल कब्जा को 5 मुख्य बिंदुओं में विश्लेषण करना है, तो 2 बिंदुओं का विश्लेषण हमारा समाप्त हुआ। तीसरा बिंदु आया प्रतिकूल कब्जा पर 22वें विधि आयोग के 280वीं रिपोर्ट। यह प्रारंभिक और मुख्य दोनों परीक्षाओं में पूछा जाएगा। तो हम प्रारंभिक परीक्षा की अगर हम बात करते हैं तो प्रारंभिक परीक्षा में एक यहां पर दृष्टिकोण में आया और वह है, यह क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रारंभिक परीक्षा में कि विधि आयोग ने अभी हाल में किस नंबर की रिपोर्ट प्रस्तुत की है। विधि आयोग ने किस नंबर की रिपोर्ट प्रस्तुत की है। तो 280 नंबर वाली, 280 नंबर वाली। अच्छा, यह भी पूछा जाएगा
कि तो प्रतिकूल कब्जा पर 22वें विधि आयोग, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 280 नंबर की रिपोर्ट जारी की गई है, विधि आयोग ने जारी किया है, तो किस नंबर वाला विधि आयोग था? 22वें। एक प्री का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसका मतलब 21 बार विधि आयोग बन गए। विधि आयोग मान लिया बना 3 साल रहा, खत्म। अच्छा, विधि आयोग बनता क्यों है? विधि आयोग किसी मकसद के लिए, उद्देश्य के लिए बनता है। किसी कानून में शोध करना है, रिसर्च करना है, कानून के बारे में जानकारी लेना है, तो भारत सरकार एक व्यक्ति को आयोग, विधि आयोग के रूप में बैठा देती है, विधि आयोग का गठन करती है। और अगर उसने 3 साल का दिया और 3 साल में काम खत्म, तो विधि आयोग भी खत्म। फिर जब आवश्यकता महसूस होगी फिर नया बनेगा। इसलिए ध्यान देना है कि 21 विधि आयोग बने, खत्म हुए, 22 नंबर का विधि आयोग बनाया गया और वो है, और उसने 280 नंबर की रिपोर्ट दे दी। और एक बड़ी अच्छी बात है, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है प्री में, तो अब आप सही कर लेंगे कि 22वें विधि आयोग ने 280 नंबर की रिपोर्ट दी थी, तो वह किस विषय पर दी थी? प्रतिकूल कब्जा पर। तो प्रतिकूल कब्जा पर दी, अब आप उसका सही कर भी सकते हैं। तो यहां पर 22वें विधि आयोग की 280 नंबर की यानी यह रिपोर्ट आती है। अच्छा, इस रिपोर्ट में अगर मैं कहूं कि यह विधि आयोग है क्या, तो हम ये कह सकते हैं कि विधि आयोग का उल्लेख संविधान में नहीं है, जैसा वित्त आयोग का है, निर्वाचन आयोग का है। लेकिन विधि आयोग का संविधान में प्रावधान नहीं है कि विधि आयोग होगा। इसका मतलब यह संवैधानिक आयोग नहीं है, गैर संवैधानिक है, गैर सांविधिक है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। पहली बात तो ये। और निकाय का मतलब है बॉडी, बॉडी से मतलब कार्य करने का एक संगठन। तो यह गैर संवैधानिक, गैर सांविधिक, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एक निकाय है, एक बॉडी है। यह गैर संवैधानिक है, इसका मतलब संविधान में उल्लेख नहीं है। तो बनाया कैसे जाता है, कैसे, कौन क्या करता है? तो भारत सरकार चूंकि कानूनों के आधार पर कार्य करवाती है, तो भारत सरकार को अगर ऐसा महसूस होता है कि उसे कानूनों में शोध, कानूनों में कोई घटोत्तरी, बढ़ोतरी, कुछ भी वहां शोध संशोधन करना है, तो सोचती है कि एक प्रबुद्ध व्यक्ति एक बैठाया जाए, आयोग बैठाया जाए, और वह आयोग और न्यायपालिका से जुड़ा होगा, वही प्रबुद्ध भी होगा। वह आयोग निर्धारित कानून का अध्ययन करे और उस कानून में क्या किया जाना चाहिए भारत सरकार को रिपोर्ट दे। और भारत सरकार की रिपोर्ट मिल गई, अगर भारत सरकार ने इसी उद्देश्य से बनाया है, तो उसके बाद विधि आयोग भंग, खत्म। अब भारत सरकार उस रिपोर्ट के आधार पर जो निर्णय ले, संशोधन करे न करे, उसकी पूरी बातों को स्वीकार करे न करे, वह भारत सरकार का निर्णय होता है। लेकिन रिपोर्ट भारत सरकार के पास जाएगी, भारत सरकार के संज्ञान में आएगी रिपोर्ट। तो यहां पर देखा जाए, भारत सरकार अपने कानूनी शोध आदि के लक्ष्य को पूरा करने के लिए वह विधि आयोग का गठन कर लेती है। भारत सरकार अपने मंत्रिमंडल के निर्णय के आधार पर वह अपना निर्णय लेती है। इसका मतलब है संविधान में उल्लेख नहीं है, सरकार की अपनी व्यक्तिगत एक व्यवस्था है। जैसा नीति आयोग है, नीति आयोग भी एक अलग से व्यवस्था है, गैर संवैधानिक के रूप में है। इसके पहले वह योजना आयोग था, वह भी एक गैर संवैधानिक के रूप में था। मंत्रिमंडल की व्यवस्था थी और न्याय उसका संविधान में उल्लेख नहीं है। अब यहां पर यह कहा जाए कि भारत सरकार समय समय पर विधि आयोग बनाती रहती है और उसे समाप्त करती रहती है। विधि आयोग विधि और न्याय मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। भारत सरकार का विधि एवं न्याय मंत्रालय है और भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय का एक सलाहकारी निकाय के रूप में है और वो सलाह देता है। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है
कि विधि आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, सलाहकार की भूमिका निभाता है, तो विधि और न्याय मंत्रालय का। भारत सरकार ने सबसे पहली बार वर्ष 1955 में 1955 में 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए विधि आयोग की स्थापना की थी। यानी भारत सरकार ने जो पहला विधि आयोग बनाया था, तो 1955 में विधि आयोग बना, 3 साल के लिए पहला विधि आयोग बना। क्वेश्चन प्री में पूछा जाएगा पहला जो विधि आयोग बना वो किस वर्ष बना था, 1955 के अंतर्गत बना था। अब रही बात, चूंकि अभी 22वां विधि आयोग कार्यरत है और 22वें विधि आयोग एक ऐसा आयोग है जिसने 280 नंबर की रिपोर्ट भी दी, तो ये हमें अनिवार्य रूप से महसूस होता है कि 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष का नाम जान लिया जाए और उसने 280 रिपोर्ट में क्या कहा ये भी जान लिया जाए। तो जो आज वर्तमान में 22 नंबर का विधि आयोग है उसके अध्यक्ष है ऋतुराज अवस्थी। उसके अध्यक्ष है ऋतुराज अवस्थी। ऋतुराज अवस्थी है 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन प्री में पूछा जाएगा। और ये किस न्यायालय से जुड़े थे, तो ये कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं। कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं। क्योंकि जब पूछा जाएगा तो 22वें विधि आयोग से जुड़ी हुई सारी चीजें 3, 4, 5 पॉइंट दिए जाएंगे कौन कौन सही है कि 22वें विधि आयोग में नंबर 1 अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी है, नंबर 2 कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, नंबर 3 इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो तीसरा वाला गलत है, 2 इनके संबंध में सही है। और ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता वाले विधि आयोग ने 280 नंबर की रिपोर्ट दी है अभी हाल में, और उसी रिपोर्ट में प्रतिकूल कब्जा की बात की गई। कितनी बढ़िया बात कि विधि आयोग ने प्रतिकूल कब्जा पर एक रिपोर्ट ही दी है। इसका मतलब है प्रतिकूल कब्जा जैसी बात बहुत ही मजबूत है। यह अवधारणा बहुत ही यानी व्यावहारिक है, यह अवधारणा बहुत ही प्रचलित है, यह अवधारणा प्रासंगिक है, यह अवधारणा इस समय सक्रिय है और हिंदुस्तान के लिए यह अवधारणा आवश्यक थी और इसमें स्पष्ट तस्वीर होनी चाहिए थी कि ये क्या है, कैसे है और क्या किया जाए। तो यहां पर ऋतुराज अवस्थी ने जो 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष 280 नंबर की रिपोर्ट दी और इस 280 नंबर की रिपोर्ट उन्होंने प्रस्तुत की है 24 मई 2023 को। 24 मई 2023 को he has produced this report before government on 24 May 2023। 2023 24 मई को प्रस्तुत किया। यह भी आपको डेट भी याद होनी चाहिए। और इन्होंने इस 280 रिपोर्ट में किस विषय को लिया था, इस रिपोर्ट में किस विषय का डिस्कशन है, तो वह है प्रतिकूल कब्जा से संबंधित कानून पर। द लॉ ऑन एडवर्स पोजीशन, यानी प्रतिकूल कब्जा से संबंधित कानून क्या कहता है उसके बारे में यह दी गई है, यह अवधारणा है। अब प्रतिकूल कब्जा पर 22वें विधि आयोग की रिपोर्ट के जानने के पश्चात अब हम लोग उठाते हैं चतुर्थ बिंदु, और चतुर्थ बिंदु है प्रतिकूल कब्जे के विरुद्ध तर्क। मतलब प्रतिकूल कब्जा कानूनन मान्य है 1963 के अधिनियम के तहत, लेकिन आपसे कहता है कि अगर वो मान्य है तो भी लेकिन इसके विरुद्ध बताओ, इसके विरुद्ध आप बताएं, तर्क दें कि यह नहीं जरूरत है, यानी प्रतिकूल कब्जा की बात गलत है, आप अपने तर्क दीजिए। तो प्रतिकूल कब्जे के विरुद्ध तर्क, अगर आईएएस में क्वेश्चन पूछता है तो संभवतः यह जरूर पूछेगा कि प्रतिकूल कब्जा क्या है और प्रतिकूल कब्जा के विरुद्ध तर्क बताइए।
तो मतलब आपको बताना है कि प्रतिकूल कब्जा इस कारण से उचित नहीं। तर्क जो देना है इसके विरुद्ध एक प्रकार से प्रतिकूल कब्जा की आलोचना हो गई। प्रतिकूल कब्जा के अगेंस्ट, विरुद्ध क्या विचार है आपके, वह कमीशन पूछ सकता है। और नहीं भी है तो ये आपके संज्ञान में होना चाहिए कि ऐसी चीजें पूछी जा सकती हैं। तो दूसरे प्रश्नों में भी कमीशन ऐसा पूछ सकता है, तो उसे आपको विकसित करना है। तो इसके विरुद्ध अगर मैं तर्क में कहूं तो पहली बात ये, अगर हम पब्लिक के मध्य ये बात कहते हैं कि प्रतिकूल कब्जा किया जा सकता है, सही है, और न्यायालय में अधिकार भी मिल सकता है, संभावना है। अगर ये बात प्रसार हो जाए, बौद्धिक जनों के मस्तिष्क से आमजनों के मस्तिष्क पर विराजमान हो जाए, तो निसंदेह कब्जा इतने ज्यादा होंगे कि एक फौज अलग से संगठित करनी पड़ेगी भारत सरकार को सिर्फ कब्जा के बारे में केवल नजर रखने में। निराकरण तो कभी नहीं हो पाएंगे, एक अलग से सर्वोच्च न्यायालय बनाना पड़ेगा और वह ये कि कब्जा के बारे में निर्णय दे। तो इसका मतलब विरुद्ध तर्क में पहला तर्क जरूर आ जाता है, झूठे दावों को बढ़ावा देता है। ये यहां पर आया तो जो झूठे दावे हैं, हो सकता है कि मैं सोचो दावा कर दूं, शायद जीत जाऊं, न्यायालय मेरे पक्ष में हो जाए। दूसरा भी सोचता है कि उससे तो विजय मिल गई थी, कब्जा किया था, मैं भी दावा प्रस्तुत कर दूं। न्यायालय में दावे बहुत आएंगे। तो ये जो आपका प्रतिकूल कब्जा है, तो इसके अगेंस्ट तर्क में पहले नंबर है कि झूठे दावों को बढ़ावा देता है। अब दूसरी बात आ गई। दूसरा यह है कि न्यायिक प्रणाली पर मुकदमेबाजी का बोझ पर डालता है। यानी न्यायिक प्रणाली में मुकदमेबाजी का बोझ डालता है। इसका मतलब यह है कि हमारी न्यायिक प्रणाली में अधिक मुकदमे, अधिक केसेस, अधिक प्रकरण आएंगे, तो न्यायपालिका को और भी समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो दूसरा इसका निगेटिव जो एस्पेक्ट है वह है। तीसरा आ गया कि वास्तविक मालिक की सहमति का अभाव है, और किसी की सहमति के बिना अगर हम ऐसा करें तो गलत है। तो फिर तीसरा अगेंस्ट है कि वास्तविक मालिक की सहमति का अभाव है। और चौथा आ गया, यह अनुचित और अनैतिक व्यवहार को बढ़ावा देता है। क्योंकि कब्जा करना अनैतिक है, तो अब लोग सोचेंगे कि अब हम किसी के घर पर कब्जा कर लें। और आजकल तो तलाक देने की प्रथा खूब चल रही है, तो एक व्यक्ति किसी की पत्नी पर, पत्नी किसी की पति पर कब्जा करने लगे, ये बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। फिर और ये प्रक्रिया बढ़ेंगी। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि किसी व्यक्ति का पुत्र है या पुत्री है, बहू है, लेकिन मामा का लड़का और चाचा का लड़का, फूफा का लड़का सोचते हैं अवैध कब्जा कर लो, शायद मिल जाए। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अनुचित और अनैतिक व्यवहार को बढ़ावा देता है। अगला है कि यह अन्यायपूर्ण परिणाम को उत्पन्न कर सकता है। यह अन्यायपूर्ण परिणाम को उत्पन्न कर सकता है। मतलब किसी का है नहीं, बस कब्जा कर लिया, और अगर उसको दे दिया गया तो अन्यायपूर्ण ही है। तो यह अन्यायपूर्ण परिणाम को उत्पन्न कर सकता है। और एक और बिंदु ले लेंगे जो इसकी अगेंस्ट है, वास्तविक मालिक में भावनात्मक संकट उत्पन्न कर सकता है। तो वास्तविक मालिक है उस संपत्ति का, तो वास्तविक मालिक में भावनात्मक संकट उत्पन्न कर सकता है। यानी वो भावुक हो सकता है कि उसका अपना या नजदीक का व्यक्ति उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया, और ऐसी भावनाएं आ सकती हैं। और यह कह भी सकता है कि हे प्रभु, ये ऐसा क्यों होता है। और ऐसी भावना से वह हो सकता है कि अधिक सोच ले, उसका जीवन भी जा सकता है, या वह समाज परिवार को छोड़ करके वैराग्य धारण कर सकता है, या नकारात्मक भावना आ जाए, किसी को चोट पहुंचा सकता है। इसका मतलब है कि वास्तविक मालिक में भावनात्मक संकट भी उत्पन्न करता है। यह तो प्रतिकूल विरुद्ध है। अगर आपने इन 5-6 बिंदुओं को
यहां पर दिया, इसका मतलब प्रतिकूल कब्जे के विरुद्ध तर्क आपने दिया। हम लोगों ने आज प्रतिकूल कब्जा जो टॉपिक है उसके 4 बिंदुओं का विश्लेषण किया। अब 5वां हम लेते हैं निष्कर्ष, कंक्लूजन, इस पूरी की व्यवस्था का कंक्लूजन। कंक्लूजन में हम पॉइंट वाइज ले लेते हैं। पहली बात ये कि यह है क्या, अगर हम इसको समझें कि यह है क्या और किस रूप में है, तो हम निष्कर्ष में नंबर 1 में ले सकते हैं कि प्रतिकूल कब्जा एक ऐसी अवधारणा है जिसमें वास्तविक मालिक की सहमति के बिना और बिना उसकी जानकारी के उसकी संपत्ति पर अवैध कब्जा किया जाता है। नंबर 1 यह निष्कर्ष हुआ। नंबर दूसरे में आया, एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की जमीन पर कब्जा कर सकता है और एक व्यक्ति सरकारी जमीन पर कब्जा कर सकता है। यह भी निष्कर्ष का दूसरा बिंदु आया, यानी एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति पर और एक व्यक्ति किसी सरकारी जमीन पर कब्जा कर सकता है। तीसरा बिंदु हम ले ले कि राज्य या सरकार, प्रश्न यह भी उठता है कि जो हमारी सरकार होती है, हमारा जो राज्य है, क्या सरकार भी किसी व्यक्ति की जमीन को कब्जा कर सकता है? मान लिया राम गोपाल है और राम गोपाल का जमीन है, खेत है, तो अगर कब्जा करने की ही प्रथा चल रही है, व्यवहार, तो सरकार भी क्या किसी व्यक्ति की जमीन पर कब्जा कर सकती है? राज्य भी कब्जा कर सकता है। यानी सरकार जाए और किसी की जमीन 20 बीघा है और कब्जा कर ले, कहते यहां पर तो हमारा सरकारी ऑफिस बनेगा, नौकर साहब बैठेंगे, तो क्या ऐसा कर सकता है? और सरकार से लड़ेगा कौन? सरकार के पास अगर है तो पुलिस है, प्रशासन है, सब। लेकिन एक बात ध्यान देना है, सरकार जन कल्याण के लिए है, जन सुरक्षा के लिए है, इसलिए सरकार अधिकृत नहीं है इस तरह का प्रतिकूल कब्जा करने के लिए। तो सरकार या राज्य किसी व्यक्ति विशेष की जमीन पर प्रतिकूल कब्जा नहीं कर सकता है, क्योंकि वो जन कल्याण के लिए है। और अगर ऐसा करता है तो गलत है, क्योंकि ऐसे में माना जाएगा उसने अतिक्रमण की है। यानी सरकार ने किसी एक व्यक्ति की जमीन पर कब्जा किया है, इसका मतलब उसने अतिक्रमण किया है, और अतिक्रमण गलत है। अभी आप देखते हैं कि शहरों में, नगरों के विकास में देखा जाता है अतिक्रमण है तो मकान को गिराए जाते हैं। मतलब ये कहा गया कि अगर कोई सरकारी जमीन पर अपना मकान बना है तो अतिक्रमण है, अतिक्रमण गलत है। और अगर सरकार वहां कब्जा करती है और सरकार प्रतिकूल कब्जा किसी व्यक्ति विशेष की जमीन पर करती है तो माना जाएगा अतिक्रमण है, और अतिक्रमण गलत है, इसलिए वो गलत है। इसलिए सरकार या राज्य प्रतिकूल कब्जा किसी व्यक्ति विशेष की संपत्ति पर नहीं कर सकता। अगर सरकार नहीं कर सकता, पहली बात क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि अतिक्रमण माना जाएगा। और दूसरी बात और यह भी कि जब भी सरकार को किसी व्यक्ति विशेष की जमीन लेना होगा तो सरकार पहले एक कानून बनाती है और कानून में लिख देती है कि इनकी जमीन को हमें लेना है, हमें बांध बनाना है, सड़क बनाना है या और कोई सार्वजनिक कार्य करना है, सर्वहित में काम करना है। जब सरकार कानून में सब लिख देती है तब कानून अधिकार सरकार को देता है कि उस व्यक्ति की जमीन पर वह न्याय संगत रूप से कब्जा करे। तो पहली बात कि सरकार कब्जा नहीं कर सकती है, उसके लॉजिक में पहला लॉजिक यह कि अतिक्रमण माना जाएगा। और दूसरी बात यह कि सरकार को यहां पर प्रतिकूल कब्जा का इसलिए अधिकार नहीं है कि सरकार कानून में ही किसी की संपत्ति ले सकती, बिना कानून के जाए और बस एक लकीर और एक बाउंड्री खींच दे और कहते दिस इज माइन, नहीं कर सकते। अगर सरकार करेगी तो पहले कानून बनाएगी कि इस एरिया की जमीन ये हमारी, इस काम को होगी, इसलिए प्रतिकूल कब्जा नहीं कर सकती है। दूसरे नंबर में क्योंकि सरकार वह कानून बना के ही जमीन ले सकती। अब बात यहां पर आती है कि निष्कर्ष में मैंने जो 2-3 बिंदु बताए, यहां पर यह कहा जाए कि वो कानून बना के क्यों लेती है? क्योंकि आज संपत्ति का अधिकार आज भी संवैधानिक अधिकार है।
संविधान ने प्रत्येक नागरिक को अधिकार दिया है कि तुम अपनी संपत्ति रख सकते हो, अपनी जमीन रख सकते हो। और जब संविधान अधिकार देता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी जमीन रखे, तो सरकार तभी ले सकती है जब संविधान में संशोधन कर दे या कोई कानून उसके आधार पर बना दे कि हमें जमीन लेना, और बिना कानून बनाए नहीं लेगी, क्योंकि संविधान में अगर कोई अधिकार है, कोई बात है, तो संविधान के अधिकार या संविधान के बात से वंचित तभी किया जा सकता है जब सरकार संविधान में ऐसा प्रावधान कर दे, ऐसा कानून बना दे। और बिना कानून बनाए अगर वंचित करती है तो अमान्य है और वह न्यायिक नहीं है, वो गलत है। इसलिए सरकार संवैधानिक अधिकार, चूंकि व्यक्तियों को आज भी संपत्ति का अधिकार संवैधानिक है, इसलिए संवैधानिक अधिकार तभी छीना जा सकता है जब कोई नियम बने, कोई कानून बने, विधि सम्मत व्यवस्था हो, तभी कर सकता है। इसका मतलब है कि इसमें कोई नियम कानून बनाने की आवश्यकता नहीं होती, सरकार प्रतिकूल कब्जा नहीं करेगी, क्योंकि संपत्ति और सरकार व्यक्ति विशेष की जमीन पर प्रतिकूल कब्जा नहीं करेगी, क्योंकि व्यक्ति विशेष को संवैधानिक अधिकार दिया गया है, संपत्ति का अधिकार दिया गया है। संवैधानिक अधिकार तभी लिया जा सकता है जब कोई विधि बने। इसका मतलब सरकार विधि बना करके, कानून बना करके, लक्ष्य निर्धारित करके, उद्देश्य निर्धारित करके, तब वह व्यक्ति विशेष की जमीन को अर्जित कर सकती है, ले सकती है। रही बात यह कि संवैधानिक अधिकार है, लेकिन यहां पर थोड़ी सी चर्चा हम और कर दें कि जो हमारा मूल अधिकार है संविधान के भाग 3 में है, तो हमने ये देखा कि मूल अधिकार के अनुच्छेद 31 में पहले प्रावधान था कि संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार, और जब अनुच्छेद 31 में पहले संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था, तो सरकार उसे छीन नहीं पा रही थी, सरकार उसे अर्जित नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मूल अधिकार है, सरकार मूल अधिकार से वंचित नहीं कर सकती। लेकिन सरकार संकट में थी कि जमीन तो लोगों की ही होती है, लोगों का जमीन रखने का अधिकार मूल अधिकार था, सरकार ले नहीं सकती थी, तो सरकार सड़क कहां से बनवाए, सरकार शहरों का विकास कहां करे, सरकार बांध कहां बनाए। अब ये जब संकट आया कि विकास कार्य अवरुद्ध थे, तो विकास कार्य चले, तो इस आधार से यह कहा गया कि संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से खत्म कर दिया जाए और उसको संवैधानिक बना दिया जाए। संवैधानिक बनाने से रहेगा कि लोगों की संपत्ति का अधिकार की सुरक्षा भी होती रहेगी, और साथ ही साथ सरकार जब चाहे नियम बना के ले भी सकती, तो इसे मूल अधिकार से हटा दिया जाए और संविधान का अधिकार बना दिया जाए। तो इसे मूल अधिकार से हटाने के लिए, इस संपत्ति के अधिकार को हटाने के लिए 1978 में 78 में 44वां संविधान संशोधन होता है। 44 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है 1978 में, और इस 1978 के 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मूलाधिकार से इस संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, अनुच्छेद 31 से हटा दिया गया, और कहा गया कि अब यह होगा केवल संवैधानिक अधिकार। अब जब केवल संवैधानिक होगा तो इस संविधान में कहीं ना कहीं जोड़ना पड़ेगा, तो 300 अनुच्छेद मिलता है, तो 300 के बाद 300A लिख दिया गया, और इस 300A में जोड़ दिया गया कि संविधान, यह संपत्ति का अधिकार अब संवैधानिक अधिकार है, और संवैधानिक अधिकार का मतलब है कि संविधान व्यक्ति की संपत्ति की सुरक्षा देता है, कोई ले नहीं पाएगा, कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, कोई कब्जा नहीं करेगा, लेकिन सरकार या राज्य अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए जनहितार्थ, लोकहितार्थ, वह संवैधानिक प्रावधान करके, विधि बना करके वह संपत्ति को अर्जित कर सकता है। यानी संवैधानिक अधिकार वह होता है सामान्यतः उससे वंचित नहीं किया जा सकता, अगर किया जाएगा तो कोई विधि बना के ही संभव होता है और उसे किया जाता है। तो आज हमने देखा कि हमारा जो संपत्ति का अधिकार है 300A के तहत संवैधानिक अधिकार है, यह मूल अधिकार की श्रेणी से खत्म है। अतः अब और अंतिम शब्दों में कह दिया जाए कि प्रतिकूल कब्जा किसी एक व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के या सरकारी जमीन पर बिना उसके संज्ञान के अवैध कब्जा है।
निजी संपत्ति में 12 वर्ष से अधिक निर्बाध और शांति रूप से, और सरकारी जमीन में 30 वर्ष से अधिक निर्बाध और शांतिपूर्ण रूप से अगर कोई व्यक्ति प्रतिकूल कब्जा करता है तो वह परिसीमा अधिनियम 1963 के तहत कानूनी प्रक्रिया से गुजर सकता है। न्यायालय अगर यह पाती है कि उसे यह कब्जा का अधिकार मिलना चाहिए तो वह वास्तविक संपत्तिधारी भी हो जाएगा, मालिक भी बन सकता है। आज की क्लास हम लोग यही समाप्त करते हैं। अगली क्लास में अगले नए टॉपिक के साथ में आएंगे, ब्यूरोक्रेट क्लास में, जो कि प्री मेन दोनों के करंट और बेसिक दोनों से मिलकर होगा। आज ये समाप्त करते हैं क्लास यहीं पर।